दोस्तों आप अगर किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास के ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सारे प्रश्न कई बार एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं तो बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, छात्रों का निरंतर आंतरिक आकलन होना चाहिए। छात्रों का निरंतर आंतरिक आकलन होना चाहिए। इससे क्या होता है? तो यह अध्यापक को छात्र की प्रगति का ज्ञान कराएगा, छात्रों को व्यर्थ गतिविधियों से बचाएगा, या फिर छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, या शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। दोस्तों छात्रों का अगर निरंतर आंतरिक रूप से आकलन होता रहेगा तो छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, उसके अनुसार उनकी शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। शिक्षक अगर अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों ये नहीं, कठोर अनुशासन सिद्धांतों का वातावरण, अच्छा वातावरण तैयार नहीं हो सकता है। उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक जो होगा उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण और दोस्तों नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, जिससे कि अच्छा वातावरण तैयार हो सके। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला देख लेते हैं, उसे छात्रों को निरंतर मौखिक वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए। नहीं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं। उसे कठोर नियमों की स्थापना करनी चाहिए। कठोर नियमों की स्थापना नहीं करना चाहिए, इससे वातावरण और बिगड़ सकता है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है इसका परफेक्ट आंसर है, छात्रों को चुनौतीपूर्ण और नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर बी वाला है। आइए बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। रीता कक्षा 5 की विद्यार्थी है। गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है। तो दोस्तों रीता 5वीं कक्षा की जो बालिका है वो गणित में कम नंबर प्राप्त कर रही और बाकी विषयों में अच्छे नंबर प्राप्त कर रही। तो इसका सबसे मेन कारण है दोस्तों, देखते हैं चारों ऑप्शन पर। तो गणित पढ़ाने के ढंग की समस्या पहला ही वाला लग रहा है इसका। तो मेन समस्या, लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं। दोस्तों ये वाला ऑप्शन नहीं। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये भी नहीं। बच्चों को गणित सिखाने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है, ये भी नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है कि अगर कक्षा 5 की जो बालिका है अगर गणित में असफल हो रही है तो कारण है गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। चौथा प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? दोस्तों अभिप्रेरणा के बारे में बात की गई कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत कथन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन पहले कथन की ओर। यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। दोस्तों अभिप्रेरणा जो है ये छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। करेक्ट, ये अभिप्रेरणा के संबंध में सही है। यह आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं, दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। अभिप्रेरणा जो होती है ये आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। अगला है सी वाला, यह क्रिया को आगे बढ़ाती है तथा उसे दिशा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा जो होती है वो क्रिया को आगे बढ़ाने में और उसे दिशा प्रदान करने में मदद करती है। सी वाला भी इसी अभिप्रेरणा के संबंध में है। यह व्यक्ति को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में मजबूत करती है। तो दोस्तों ये वाला इसका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूत करती है, ये इसका संबंध नहीं है। तो दोस्तों चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा सही नहीं है? तो ये डी वाला सही नहीं, करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो परीक्षाएं ली जाती है उनसे हम क्या जान सकते हैं? कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है, या विद्यार्थी पूरे वर्ष किए गए कार्य का कितना भाग याद कर रख सकता है। अगला है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न पर ध्यान से देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं? तो हम ये जान सकते हैं दोस्तों कि शिक्षार्थी जो है विद्यार्थी, उसका शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। इसे जानने के लिए हम परीक्षा का आयोजन करते हैं। इसी कारण पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी वाला है। छठा प्रश्न है हमारा, जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करना। किसी विषय को, विशेष विषय जो होता है दोस्तों, उसे पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। उसे गृह कार्य में कटौती करना चाहिए, प्राचार्य से शिकायत करना चाहिए, ये भी नहीं है, उसके वातावरण की खोज करना चाहिए, या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो दोस्तों उसे गृह कार्य कटौती करना चाहिए, ये भी नहीं है इसका ऑप्शन। आचार्य से शिकायत भी नहीं करना चाहिए, और दोस्तों नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करने की भी नहीं। उसके वास्तविक कारण की खोज की जानी चाहिए कि किस कारण से वो अरुचि प्रदर्शित कर रहा है। छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी वाला है।
सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है। तो दोस्तों इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वाला ही है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, ये इतना प्रभावी आंसर नहीं है। इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, ये भी नहीं है। इससे शिक्षण को आत्मविश्वास मिलता नहीं। दोस्तों अगर एक अच्छा शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वो बालक शिक्षक जो शिक्षण कार्य करता है वो अधिक प्रभावशाली बन जाता है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। बालक में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बालक में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता है उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया दोस्तों मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसकैलकुलिया दोस्तों ये गणित से संबंधित समस्या है। डिसग्राफिया एक प्रकार की लेखन संबंधी है, किसी प्रकार की लिखने से संबंधी अगर विकार होता है तो डिसग्राफिया की बीमारी होती है बच्चों में। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, पढ़ने संबंधी समस्या को डिसग्राफिया कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। तो दोस्तों चारों आपको समझ में आ गई। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है और डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर मतलब गणना से संबंधित है, तो ये गणितीय विकार है और डिसफेजिया मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। प्रश्न आपको मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा अपनी कक्षा में शामिल करती हैं। समावेशी शिक्षा जो है दोस्तों अपनी कक्षा में किन किन को शामिल करती हैं। तो अपंग शिक्षार्थियों को शामिल करती हैं, नेत्रहीन को भी शामिल करती है, सामान्य विद्यार्थियों को भी शामिल कर। करेक्ट आंसर इसका इन सभी को। दोस्तों समावेशी शिक्षा जो है वो अपंग विद्यार्थी, नेत्रहीन विद्यार्थी और सामान्य सभी प्रकार के बालकों को एक समान साथ शिक्षा प्रदान करती है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। प्रश्न है, एक ऐसे बालक जिसकी माता का देहांत हो चुका है को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर किसी बालक की माता का देहांत हो गया तो उसके संबंध में पूछा गया है। उसे गृह कार्य ना दे दोस्तों, गृह कार्य क्यों नहीं देंगे, देना पड़ेगा। उससे बालक के प्रति भिन्न व्यवहार प्रकट करे नहीं, भिन्न व्यवहार भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए ताकि वो बालक अपने आप को अजीब सा महसूस करेगा। इस तथ्य को अनदेखा कर अन्य बालकों की तरह समान व्यवहार। करेक्ट आंसर दोस्तों ये जो बालक है दोस्तों, ये जो तथ्य है कौन सा कि माता का देहांत हो गया, इसको अनदेखा करके उस बालक को सामान्य बालकों की जो होते हैं क्लास के अन्य बालक उनकी तरह एक प्रकार से समान व्यवहार किया जाए ताकि वो अपने आप को भिन्न न समझ सके। डी वाला है, उस बालक की शिक्षा व्यवस्था अलग ढंग से करे, ये वाला भी नहीं। तो दोस्तों 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाल अपराध का प्रमुख कारण है। बाल अपराध का कारण क्या होता है दोस्तों, प्रमुख कारण। आनुवंशिकता दोस्तों बाल अपराध का प्रमुख कारण होती है। शारीरिक गठन भी बाल अपराध का कारण होता है। असंतुलित परिवार भी बाल अपराध का कारण होता है। ये सभी बाल अपराध जो होते हैं दोस्तों उनके कारण कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए ये बाल अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या एक बाल चिंतन का साधन नहीं है। दोस्तों बाल चिंतन का साधन कौन सा नहीं। शारीरिक वृद्धि दोस्तों ये बाल चिंतन का साधन नहीं है। भाषा बाल चिंतन का साधन है। संप्रत्य और प्रतिकृति ये तीनों बाल चिंतन के साधन है। को नहीं पूछा गया कौन सा नहीं। तो दोस्तों शारीरिक वृद्धि है जो ये जो वृद्धि से संबंधित है, ये इसका बाल चिंतन से कोई संबंध नहीं है। बढ़ते अपन 13वें प्रश्न को। जब बच्चे दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण उसी व्यवहार का अनुकरण करते हैं तो वो प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर कोई बालक बच्चे जो होते हैं वो दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण कर उन व्यवहार का नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो क्या करते हैं, वो किसका उपयोग करते हैं, वो चिंतन का उपयोग करते हैं दोस्तों, न कि अभिप्रेरणा का, न भाषा का और अभिवृत्ति का नहीं। किसका चिंतन करते हैं, वो किसका अनुकरण करते हैं, चिंतन करते हैं उसके संबंध में, उसके व्यवहार के संबंध। तो दोस्तों 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है चिंतन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बालकों के जैविक गुण तथा उसके पारिवारिक सामाजिक वातावरण से अवगत होकर किन समस्याओं को हल कर सकता है। एक शिक्षक जो होता है दोस्तों वो बच्चे के जैविक गुण, उसके पारिवारिक और उसके सामाजिक वातावरण से जानकर किन समस्याओं को हल कर सकता है। तो दोस्तों वो समायोजन संबंधी समस्या को हल कर सकता है, अनुशासन संबंधी समस्याओं को भी हल कर सकता है, बौद्धिक विकास से संबंधित समस्याओं को हल कर सकता है। और दोस्तों ये सभी जो समस्याएं हैं समायोजन से संबंधित, अनुशासन और बौद्धिक विकास से संबंधित समस्याओं को हल कर सकता है अगर शिक्षक उसके जैविक गुण, उसके पारिवारिक और सामाजिक वातावरण को जान ले। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है, ये सभी इसके संबंध में सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक अस्वच्छता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह, मंद गति के विकास बाल अपराध की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये जो शारीरिक अस्वच्छता है, काम प्रवाह का प्रवृत्ति के जो प्रवाह है या मंद गति से विकास होना, ये बाल अपराध के जो व्यक्तिगत कारण होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वाला ही है, व्यक्तिगत कारण है ये सारे, मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, सामाजिक कारण भी नहीं और विद्यालयीन कारण भी नहीं। 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों फर्स्ट ए वाला, व्यक्तिगत कारण है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी भाई बहन टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा तो उसको काफ़ी मदद मिलेगी। कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।